औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर का क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि इसको क्रिटिकली एनालाइज़ कर दें, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल के जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसका पहली तो मैं आपको ये बात करूँगा कि आप जाके मेरे लिटरेरी थ्योरी पे जो लेक्चर्स हैं वो सारे आप एक दफ़ा सुन लें। तो उसके अलावा जो है जो क्रिटिसिज्म पे लेक्चर्स हैं वो थोड़ा आपको फ़ायदा देंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक हीरो। तो मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर कई किस्म के जो आपको पेपर्स में एज ए ट्रेजेडी एज ए ट्रेजिक हीरो मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो ये दो क्वेश्चंस आपको अक्सर जो है मिल जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रेजेडी को हमने जो स्टार्टिंग जो की है वो एरिस्टोटल ने की है। एरिस्टोटल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट इन इटसेल्फ हैविंग अ मैग्नीट्यूड complete in itself with pleasurable accessories where each kind is brought in separately in different parts of the work in a dramatic not in a narrative form with incidents arousing pity and fear uh, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. ये इसकी पूरी डिटेल जो है मैं एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में सारी डिटेल बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसमें इमिटेशन इसी तरह ट्रेजिक हीरो जो है ही शुड बिलोंग टू अ हायर क्लास ऑफ सोसाइटी। तो आप देखते हैं कंपैरिजन में चले जाते हैं कि जो एरिस्टोटल ने कहा क्या ये हीरो जो है उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखते हैं कि हायर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है ऑब्वियसली मैकबेथ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो हो गया। हीरो जो है उसका दूसरा कॉन्सेप्ट उसने ये दिया था कि ही शुड मेक चॉइसेस, देयर शुड बी अ ट्रैजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। ट्रैजिक फ्लॉ जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसका देखें आपके एक्सेसिव एम्बिशन है कि वो चाहता है कि वो किंग बन जाए किसी भी तरह से, और ये उसका ट्रैजिक फ्लॉ है। तो इस वजह से जो है मैकबेथ बहुत जो है वो बहुत सारे मर्डर्स करता है, डंकन को मर्डर कर देता है, और उसके अलावा जो है बहुत सारी और जो है उसकी इस तरह की जो खामियां हैं वो उसके कैरेक्टर में नुमायाँ हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो उसने ऑब्वियसली ही गोज़ टू लिसन टू द विचेस, बट जब विचेस का इन्फ्लुएंस समझ लें कि वो ही स्टार्ट्स टू वॉक एन ईविल पैथ, तो उसके बाद ये है कि उसको सिक्योरिटी की, जिस तरह से हैकेट जो है वो बाद में हेकार्टी बाद में कहती है कि सिक्योरिटी इज़ द मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। तो सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर करने के लिए ही मर्डर्स डंकन, बैंकर एंड मैकडफ, लेडी मैकडफ एंड जो है हर चाइल्ड, तो उनको मार देता है इसी तरह से, और लोगों को मारता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ये होता है कि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, और इवेंचुअली जो है ही कैन नॉट, बिकॉज जो फेट में लिखा गया है वो वैसे का वैसा जो है उसके साथ होता है, एंड ही हैज़ टू डाई इन द एंड। तो दूसरी चीज़ जो उसमें है वो ये कि हीरो मस्ट मेक चॉइसेस। किस तरह से कि उसकी जो लाइफ है उसमें आप देखते हैं कि जो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं साथ साथ क्लियर करता चलूँ। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हीरो। एंटी हीरो वो होता है जो चॉइसेस मेक नहीं करता, जो हीरो होता है वो चॉइसेस मेक करता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो जो अगर आपने वेटिंग फॉर गुडो पढ़ा होगा बाय सैमुअल बेकेट, तो उसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं दे माइट बी कंसिडर्ड एज एंटी हीरोज रादर दैन हीरोज बिकॉज दे डू नॉट मेक चॉइसेस यूजुअली। तो चॉइसेस जो मेक करेगा और ट्रेजिक फ्लॉ का होना उसमें ज़रूरी है, एक ऐसी खामी जो कि उसके डाउनफॉल का सबब बने। मैं इसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर एक बंदा जो एरिस्टोटल जो बात करता है उसमें क्या करता है, तो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू को आपने जहन में रख के सारा चलना होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एरिस्टोटल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिक है। अगर आप उसको भूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे समझ नहीं आएंगी। तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट जो है ट्रेजिडी के बारे में वो ये है, या ट्रेजिक हीरो के बारे में, कि ही मस्ट हैव सम ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉज के अंदर ऐसा होना चाहिए जो उसकी डाउनफॉल का सबब बने, मगर आपने ये जहन में रख के चलना है कि जो उसको सज़ा मिले वो इतनी हो कि जो वो आपकी नज़र में डिज़र्व नहीं करता था। आप समझते हैं कि वो कम सज़ा डिज़र्व करता था, उसको ज़्यादा सज़ा मिली, तभी आपके दिल में उसके लिए रहम या पिटी आएगी। अगर आप समझते हैं कि वो सज़ा डिज़र्व करता था तो आपके दिल में कभी भी रहम या पिटी नहीं आएगी उस कैरेक्टर के लिए। और इसकी बहुत एक खूबसूरत एग्जांपल जो है मैं आपको देना चाहूँगा।
دو پلیز ہیں ریٹن بائی ولیم شیکسپیئر، ون از ہیملیٹ اینڈ ون از میکبیتھ. دونوں میں ہی ایک میں جو ہے وہ جنرل ہے آرمی میں میکبیتھ، اور دوسری طرف جو ہے وہ کنگ جو ہے کلاڈیس اس کا سگا بھائی ہے پولونیس، کلاڈیس اس کا جو ہیملیٹ کا سگا بھائی ہے. اور دونوں ہی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دے کل دا کنگ وائل ہی سلیپنگ، اینڈ ون جو ہے اس کے کان میں جو ہے وہ زہر ڈال دیتا ہے، اور ادھر میکبیتھ جو ہے ہی ڈز ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر کہ یہ جو ہے سوتے ہوئے سے مار دیتا ہے. ریزنس کوئی بھی ہوں مگر یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں دونوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈاؤن فال آتا ہے ان کا. تو ڈاؤن فال آتا ہے ان دونوں کی اپنی جو ہے سمجھ لیں کہ ایک ایکشن کی وجہ سے. تو اب دیکھیں کہ ایک کو جو ہے ویلن شو کیا گیا ہے کلاڈیس کو، جو کہ ہیملیٹ کا چچا ہے. یہ ہیملیٹ کے اوپر جو ہے میں اگلے اس میں لیکچرز انشاءاللہ جو ہے وہ ٹیکسٹ ایکسپلینیشن میں جاؤں گا اس طرف. تو مگر یہ ہے کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو میکبیتھ جو ہے اس کو ہیرو کنسیڈر کیا گیا. دونوں ہی جو ہے اپنی سیفٹی کے لیے ٹرائی کرتے ہیں مرڈرز کرنا یا جو بھی ہے، مگر کلاڈیس کا آپ دیکھتے ہیں کہ ہی ڈز ناٹ مرڈر اینی بڈی اپارٹ فرام جو ہے دا کنگ. وہ مرڈر کرنا ضرور چاہتا ہے پرنس ہیملیٹ کو، مگر وہ ایونچولی ٹل دی اینڈ وہ کوئی مرڈر نہیں کر سکتا ہے. کوئین سے شادی کر لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہی از کائنڈ آف ہی بیکمز دا کنگ. وہ ظاہر آبویسلی بادشاہ کا بھائی تھا تو شہزادہ تو وہ آبویسلی تھا. اور ادھر جو ہے میکبیتھ جو ہے بادشاہ کا کزن ضرور ہے، رشتہ دار ضرور ہے، مگر بادشاہ کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، تو شہزادہ وہ پہلے سے بھی نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ تو ایک جو ہے اس کو آپ نے ولن بنا دیا اور دوسرے کو آپ نے جو ہے وہ ہیرو بنا دیا، ٹریجک ہیرو. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ شیکسپیئر جو ہے جس طرح سے اس نے لکھا وہ چاہتا ہی یہی تھا موسٹ پرابلی کہ یہ ہیرو کہلائے اور ایک ولن کہلائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیملیٹ جو ہے وہ ہیملیٹ کے نام پہ لکھا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو میکبیتھ ہے وہ اے ٹریجڈی آف میکبیتھ ہے، تو میکبیتھ کے نام پہ ہے وہ. اور میکبیتھ جو پروٹیگنسٹ ہے، پروٹیگنسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے گرد سٹوری گھوم رہی ہوتی ہے، تو پروٹیگنسٹ اس کا میکبیتھ ہے، اور اس کا جو ہے وہ کلاڈیس نہیں ہے. اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے دیٹ از ہیملیٹ. ہیملیٹ کے گرد سٹوری گھوم رہی ہے، اسی کی ساری باتیں اسی کی ہو رہی ہیں، اسی کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں دونوں میں ڈفرینسز جو ہے ایز سچ بہت زیادہ آپ کو ڈفرینسز نہیں ملتے، کیونکہ وہ جو ہے کلاڈیس جو ہے ان ہیملیٹ وہ بھی خط لکھتا ہے کنگ آف انگلینڈ کو کہ جو ہے جیسے ہی ہیملیٹ آئے تو اسے مار دینا، جو کہ ہیملیٹ بعد میں بتاتا ہے when he reads the letter and comes back again to Denmark. مگر اس کی طرف جو ہے میکبیتھ کی طرف یہی ہے کہ میکبیتھ جو ہے وہ بینکوں کو بھی مروا دیتا ہے. میکبیتھ جو ہے وہ لیڈی میکٹف اور اس کے بیٹے کو بھی مروا دیتا ہے. مگر یہ ہے کہ اسٹل ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ٹریجک ہیرو. پٹی، کیا آپ پٹی فیل کرتے ہیں میکبیتھ کے لیے؟ دیٹ از اندر کویسچن کہ ود انسیڈنٹس اراؤزنگ پٹی اینڈ فیئر، تو کیا ایک کیریکٹر جو پڑھ رہا ہے، اسٹوری سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ پٹی فیل کر رہا ہے میکبیتھ کے لیے؟ دیٹ از اندر کویسچن. کیونکہ ہیملیٹ جب آپ پڑھیں گے تو ہیملیٹ میں آبویسلی جو سمپتھیز ہیں ریڈر کی وہ زیادہ تر ہیملیٹ کی طرف جاتی ہیں، بیکاز اس کے ساتھ لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. مگر کیا میکبیتھ کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا فرام دا ویری بگننگ ٹل دی اینڈ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میکبیتھ کے ساتھ؟ اگر زیادتی ہوئی تو کس نے کی اور کس طرح کی زیادتی ہوئی؟ آپ ایک طرف دیکھتے ہیں تو جو اس نے کیا تو ہی ہیز ٹو سفر دا کانسیکوینسز آفٹر ورڈز. جو بھی ہے اس کی جو لیڈی میکبیتھ ہے یا وہ ہے جب وہ مرڈر کرتے ہیں تو ایک تو سائیکولوجیکل ان کو جو ہے وہ جس کو آپ ٹورمنٹ کہتے ہیں کہ پین جو ہے وہ تو ہے، جس کو کہتا ہے وہ فل آف اسکارپینز از مائی مائنڈ، کہ میں اس کی ایکسپلینیشن دے چکا ہوں، آپ پیچھے جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ لیڈی میکبیتھ کا جو سلیپ واکنگ سین ہے اس میں وہ دونوں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مینٹلی جو ہے سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ضرور ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ اینڈ تک بھی کہتا ہے کہ میں فیئر جو ہے بھول چکا ہوں کہ فیئر کیا ہوتا ہے. اور کئی جگہوں پہ وہ فیئر کی بات بھی کرتا ہے کہ دین مائی فٹ کمز اگین. جس طرح بینکو جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلینس جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک پھر ٹھیک نہیں ہوں. یا جب تو وہ کہتا ہے بینکو زندہ رہے گا تب تک جو ہے آئی کی ناٹ فیل سیف. تو ایک سیفٹی یا تھوڑا سا ڈر جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ سے موجود ہے.
اب اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اینڈ تک جو ہے وہ ڈرا نہیں اور اینڈ تک جو ہے اس نے ہار نہیں مانی, بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, تو اس میں گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تجھے, معاف تو کرنے کی بات ہی نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ تجھے تو اب عبرت کا نشان بنا کے چھوڑا جائے گا, تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہار نہیں مانتا. تو کچھ لوگوں نے اسے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہی از ہیرو, ٹریجک ہیرو. تو ٹریجڈی میں پٹی کا آنا ضروری ہے. کیا آپ اس کیریکٹر کے لیے میکبیتھ پڑھ کے پٹی فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یا لیڈی میکبیتھ کے لیے پٹی فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ کیریکٹرز تو نہیں کر رہے. جو کیریکٹرز ہیں وہاں پہ مالکم ہے تو وہ کہتا ہے کہ فینڈ لائک کوئین, فینڈ لائک ایک بلا کی طرح جو ہے وہ کوئین تھی اس کی, اور بچر جو تھا وہ. تو اس طرح کے جو ٹائٹلز اس کو دیے گئے ہیں جو کہ بہت ایک زمانے میں بہت اچھا جو ہے کیریکٹر ہوتا تھا. تو ڈاؤن فال اس کا ہوتا ہے اس کے ایمبیشن کی وجہ سے. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیتھارسس کیا ہے کہ اف وی ڈو سم تھنگ بیڈ ول ہیپن ٹو اس. تو یہاں پہ کیتھارسس آ رہا ہے اس کا. کیتھارسس کس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہی از یا پیپل آر افریڈ کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے جو بیڈ فیلنگز ہیں دے آر پرجڈ. اور یہ جو ہے بہت ایک پلس پوائنٹ ہے سمجھ لیں کہ کیتھارسس اس کے اندر کہیں نہ کہیں کیتھارسس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ ان مائی لیکچرز آن ایرسٹاٹلس پوئٹکس کے کیتھارسس کی پراپر ہمارے پاس ڈیفینیشن کوئی موجود نہیں ہے. تو وی جسٹ گو فار دی ایزمپشنس کہ کون کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, تو ہم ساری پاسبلٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو لائک ہیئرنگ دا لائک آپ وہ سن لیجیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو اس میں کچھ چیزیں تو آبویسلی جو ہے وہ فالو کر رہا ہے, کچھ چیزیں فالو نہیں کر رہا ہے. پھر آ جاتی ہے اس کا پلاٹ, جس طرح اس نے کہا کہ پلاٹ جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ٹریجڈی. تو پلاٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوری کس طرح سے بتائی جا رہی ہے. اب آلریڈی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان ایرسٹاٹل, تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں جا کے کہ پلاٹ جو ہے اسٹوری کیسے ڈپیکٹ کی گئی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اسٹوری جو ہے وہ اے ٹو زی چلتی ہے, مگر پلاٹ جو ہوتا ہے وہ زی ضروری نہیں ہے کہ وہ اے ٹو زی چلے. پلاٹ میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے اور مرڈر سے اسٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے. یہاں کا پلاٹ کس طرح سٹارٹ ہو رہا ہے کہ 3 وچز جو ہیں وہ سٹارٹ کر رہی ہیں, مگر اے ٹو زی اسٹوری نہیں چل رہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنگ جو ہے پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کو جنگ کے حالات اور کیوں جنگ ہوئی تھی اور سارا کچھ وہ آپ کو بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اسٹوری جو ہے سٹارٹس ان دا مڈل, یہ سٹارٹنگ سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کہانی جو ہے وہ ریویل ہوتی ہے لوگوں کے ڈائلاگس کے تھرو. جو ہے آپ کہانی کو جو ہے یو جسٹ کم ٹو نو واٹ دا اسٹوری آف سم تھنگ تھرو دا ڈائلاگس آف دا کیریکٹرز. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا ڈیٹیلڈ ڈائلاگس جو بھی انہوں نے بولے ہیں, بات کی ہے, تو ساری آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ میکبیتھ از جنرل ان دی آرمی, اور وہ اس کو جو ہے تھین آف کارڈور کا ٹائٹل ملتا ہے, تھین آف گلامس کا ٹائٹل. اب وچز جو ہیں دے انٹر, تو وچز کا سٹارٹنگ سین جو ہے دے اسٹارٹ. اب اس میں ایک چیز جو کرٹیسزم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ کرٹکس کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کرٹکس کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کیریکٹر کے بارے میں کیا کہا ہے. تو ایک جو یونیورسٹی آف لیورپول میں اینڈ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ اور مشہور رائٹر رہے ہیں جن کا نام ہے اے سی بریڈلے. تو میں نے جو ہے یہ اپنے جو پروفیسرز تھے, جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا تو میں نے اپنے پروفیسر سے بات کی تھی کہ یہاں پہ ڈاکٹر سیموئل جانسن کو نکال کے اے سی بریڈلی جو ہے اس کو ڈال دینا چاہیے. 1906 میں ایز فار ایز ریمبر ہی پبلشڈ شیکسپیرین ٹریجڈی. تو شیکسپیرین ٹریجڈیز ہے, شیکسپیرین ٹریجڈی, تو وہ اس کی بک ہے جو اے سی بریڈلی کی, اے سی بریڈلی. تو اس کی بک میں بہت امپورٹنٹ جو ہے لیکچرز ہیں اے سی بریڈلی کے, تو وہ اباؤٹ شیکسپیئر. تو میں نے کہا کہ وہ ڈال دینا چاہیے, مگر نو بڈی لسن ٹو می. تو اے سی بریڈلی جو ہے اس نے یہ آرگیو کیا کہ جو تھیم آف ڈارکنیس جو ہے وہ میکبیتھ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہے میکبیتھ کے اندر. کس طرح سے کہ لیڈی میکبیتھ کا سین جو ہے وہ سلیپ واکنگ سین, وہ بھی ڈارکنیس کے اندر ہے. ڈنکن کا مرڈر ڈارکنیس میں ہوتا ہے. اسی طرح سے بینکو کا مرڈر ڈارکنیس میں ہوتا ہے. وچز جب بھی اپیئر ہوتی ہیں یا تو وہ ڈارکنیس ہوتی ہے یا رات ہوتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اندھیرا جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ امیجری جسے آپ کہہ لیتے ہیں کہ امیجری جو ہے اس میں ڈارکنیس جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہے میکبیتھ کے اندر. یہ اے سی بریڈلی نے کہا.
اب آپ جب اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس کو، اسی بریڈلی کی کوٹیشن کو آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہی از رائٹ، کہ جتنے بھی بیڈ سینز ہو رہے ہیں، جتنے بھی ڈسٹرکشن کے ڈسٹرکٹیو کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈارکنیس میں ہو رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب آپ سیموئل جانسن کے لیکچر سنیں گے تو وہ اپنی بات تو کر دیتا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ پروو دیٹ. اور آپ جب اس کے اوپر when you take into consideration all these things which he has already written, تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ کرٹیسزم ہو چکا ہے. آبویسلی ایسی بریڈلی اس سے کہیں زیادہ نیا کرٹک ہے اور بہت مشہور جو ہے رائٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے سیموئل جانسن کی بجائے اے سی بریڈلی ہونا چاہیے تھا. تو اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وچز جو ہیں دے اسٹارٹ دا سین، کہ 3 وچز آتی ہیں. وچز جادوگرنی ہیں، آپ آلریڈی ٹولڈ کہ وہ چڑیلیں نہیں ہوتی ہیں، جو کہ غلط قسم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. اور چڑیل کیا ہوتی ہے؟ ہو ول ٹیل چڑیل کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں، اگر آپ اسٹرکچرلسٹ اور پوسٹ اسٹرکچرلسٹ انالیسس میں جاتے ہیں تو آپ کو کی ورڈز اور ان کے میننگس کے اندر جانا پڑتا ہے، ڈیٹیلز. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چڑیل کا مطلب کیا ہے، میں بھی بہت خوفناک شکل کی عورت یا کیا. تو ہو نوز، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کی ورڈز کون سے ہیں ان کو. تو وچز جو ہیں جادوگرنی ہیں، جو جادو پرفارم کرتی ہیں. اب ان کی جو حیت دکھائی گئی ہے یا ان کو جو دکھایا گیا، ڈرامیٹک ریپرزنٹیشنز جب آپ دیکھتے ہیں میکبیتھ کے ڈفرینٹ جو ہے اس کے ورژنز دیکھتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ بہت خوبصورت لڑکیوں کو بھی دکھایا گیا ہے، بعض جگہوں پہ بعض ورژنز میں بہت بوڑھی عورتوں کو، جو کہ ڈپکشن کی گئی ہے ان میکبیتھ. ڈپکشن یہ کی گئی ہے کہ ان کے منہ پہ داڑیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ اس کے بینکوں کے ڈائلاگس پڑھ سکتے ہیں کہ یٹ یور بیئرڈس فاربیڈ می ٹو انٹرپریٹ دیٹ یو آر سرو. تو وہ کہتے ہیں یو شوڈ بی ویمن یٹ یور بیئرڈس فاربیڈ می ٹو انٹرپریٹ دیٹ یو آر سرو، کہ تم عورتیں ہونا چاہیے مگر تمہاری بیئرڈز جو ہیں وہ مجھے نہیں یہ بات کرنے دیتی، مجھے منع کرتی ہیں میں یہ بات سوچوں کہ انٹرپریٹ کروں کہ تم عورتیں ہو. اسی طرح سے جب وہ کاٹی جو ہے ان کو کہتی ہے کہ یو ہیگز، ہیگ جو ہے بوڑھی عورت. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دے آر اولڈ ویمن، دے آر ناٹ ینگ. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹسٹ ورڈ جو ہوتے ہیں دے گیو یو کنوے یو ڈفرنٹ میننگس. تو آپ لوگوں نے ان کو ورڈس کو مس نہیں کرنا ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کا کرٹیکل انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ڈیٹیلڈ، بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کریٹکس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں، ورڈس کے میننگز دیکھتے ہیں، کی ورڈس کو انڈرلائن کرتے ہیں، ان کے میننگز دیکھتے ہیں. چاہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی آتے ہوں گے ان کے میننگز، مگر مینی ٹائمز آپ کو دوبارہ بھی ڈکشنری میں میننگز دیکھنے پڑتے ہیں تو آپ کو نئی ڈائمینشنز پتہ لگتی ہیں ان سے. تو وچز جو ہیں وہ آتی ہیں. وچز جو ہیں اسٹارٹنگ میں کہہ دیتی ہیں فیئر از فاؤل اینڈ فاؤل از فیئر، ہوور تھرو دا فاگ اینڈ فل دی ایئر. تو یہاں پہ ہوور تھرو دا فاگ اینڈ فل دی بیڈ، جو سم تھنگ وچ از ناٹ ویری گڈ، دس وچ از کائنڈ آف غلیظ جسے آپ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ اٹھتی ہیں. تو مینس کہ آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیتی ہیں کہ دے آر ناٹ گڈ کریچرز. تو گڈ اور ایول کی جنگ جو ہے وہ اٹ اسٹارٹڈ فرام دا ویری بگننگ، اٹ از آلریڈی گوئنگ آن، بیکاز وین دا ہرلی برلی از ڈن، وین دا بیٹل از لاسٹ اینڈ ون. تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹل ایک جب جیت جائے گا، ہار جائے گا، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ جنگ کے درمیان میں کہیں پہ جا کے یہ یعنی کہ اس سائڈ پہ جنگ ہو رہی ہے جہاں میکبیتھ وغیرہ موجود ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس کی بات کر رہی ہیں کہ جب وہ جنگ جیت لی جائے گی یا ہار لی جائے گی، وی ول come to know about the things. تب ہم ملیں گی آپس میں اور بات کریں گی. اور اس کے بعد بھی جب آپ کو تھرڈ سین میں وہ دوبارہ اپیئر ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ look what I have, here I have a pilot's thumb، کہ میرے ہاتھ میں جو ہے ایک پائلٹ کا تھمب ہے. wrecked as homeward he did come. تو کہتی ہے کہ اپنے جب وہ تباہ ہو کے اپنے گھر تک آیا، تو یعنی کہ وہ لوگوں کی مزریز پہ، پریشانیوں پہ خوش ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو اس کی بجائے وہ جو ہے وہ خوش ہو رہی ہیں اس پہ. اور اسی طرح سے وہ جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر یا چھوٹی سی چیز کی خاطر جو ہے they can kind of destroy the human beings, the people. کس طرح سے کہ جب آپ کو وہ سین دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ a sailor's wife had chestnuts in her lap and munched and munched and munched and gave me quoth I, aren't the witch, the Amphitronian cries. Her husband's to Aleppo gone, master of the tiger, and in a sea while the sail, and like a rat without a tail, I'll do. تو کہتی ہے کہ I'll give thee a wind. تو کہتی ہے thou art kind, I another, I myself have all the other. تو کہتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. اب وہ کہتی ہے کہ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ وہ کہتی ہے کہ ہوا دے رہی ہوں، تو مینس کہ they have the power over the elements of the earth.
डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स आप ऑलरेडी टोल्ड के वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका जो है वो होल्ड है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ से जाकर सोच सकते हैं। तो कहती है though his bark cannot be lost yet it shall be tempest tossed, तो अगर उसकी कश्ती तबाह नहीं होगी, टेम्पेस्ट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी यानी कि वो टेम्पेस्ट जो है उसको उछालेगा ज़रूर समुद्र के अंदर, वो जो है वो लहरें ऊंची उठेंगी, तो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर वो जो है वो कश्ती के ऊपर जो है वो बुरा वक्त आएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए विचेस जो हैं उनके पास पावर भी है टू क्रिएट सर्टेन थिंग्स, टू डिस्टर्ब ह्यूमन बीइंग्स, बट एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज़ कि विचेस जो हैं आप ये अगर कोई ये कहता है कि जो उनके पास फ्यूचर का इल्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दे नो अबाउट द फ्यूचर, चाहे वो किस तरह से भी होगा, वो फ्यूचर जो है वो। अब यहाँ पे कहते हैं कि जी अभी फ्लुएंस जो है, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि फ्लुएंस जो है उसके बारे में नहीं बताया गया, तो ड्रामाज याद रखें कभी भी कंप्लीट एंड नहीं होता हर चीज़ का, आपको कि 0% हर चीज़ का एंड दे दिया जाए, ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसमें, या कहीं ना कहीं जो है एंडिंग जो है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग रहेंगी। आपको मैकबेथ का एंड ज़रूर दिया जा रहा है, मगर आपको ये नहीं बताया गया कि विचेस के साथ बुरा हुआ। अब विचेस जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है पोएटिक जस्टिस का। पोएटिक जस्टिस का मतलब ये है कि अगर कोई बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, तो विचेस जब बुरा कर रही है, ये हेकाटी बुरा कर रही है, तो उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं दिखाया जा रहा है। ओनली विद द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले विच इज़ जो भी एक मैकबेथ है और दूसरा लेडी मैकबेथ, इनके साथ बुरा हो रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो पुराना चला रहा था कि गुड आर ऑलवेज डिवाइडेड एंड बैड आर ऑलवेज पनिश्ड, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न लिटरेचर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि गुड आर नॉट ऑलवेज डिवाइडेड एंड बैड आर नॉट ऑलवेज पनिश्ड। डचेस एंड द ज्वेलर जो है उसकी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है बाय वर्जीनिया वुल्फ कि गुड आर नॉट ऑलवेज डिवाइडेड एंड बैड आर नॉट ऑलवेज पनिश्ड। ये मॉडर्न लिटरेचर में जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो विचेस को किस बात की सज़ा मिली है? कोई सज़ा नहीं मिली टिल द एंड। इसी तरह से विचेस का ये दिखाया गया है कि वो कहती है कि जस्ट वॉच या जस्ट लिसन, स्पीक नॉट, बोलो नहीं, बिकॉज ही नोज दाय थॉट्स, कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं उनको ये जानता है। मीन्स के आप ये देखें कि उनके पास ये पार्ट्स भी मौजूद हैं कि दे कैन इंटरप्रेट द फीलिंग्स एंड द थॉट्स, दे कैन रीड द थॉट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो मैकबेथ के थॉट्स वो पढ़ रही हैं, और उसके बाद जो एपरेशंस जो आती हैं, जब मैकबेथ अपना फ्यूचर जानने के लिए उनके पास जाता है दोबारा, तो वो सारी के सारे पहले से उनको जानता होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट किया था कि वो कहती हैं कि हेल मैकबेथ हेल टू दी थेन ऑफ ग्लाम्स, ग्लाम्स पहले था, हेल मैकबेथ हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डोर, हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर, कि किंग जो है बाद में बादशाह बनोगे। अब यहाँ पे बैंको जो है कहता है कि इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से व्हिच ग्रेन विल ग्रो एंड व्हिच विल नॉट, तो कहता है कि अगर तुम जो है ये बता सकती हो कि कौन सा ग्रेन उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा, यानी कि टाइम, अगर तुम सीड्स ऑफ टाइम में तुम देख सकती हो, वक्त के बीजों में तुम देख सकती हो और बता सकती हो कि कौन सा बीज, यानी कि तुम फ्यूचर फोरटेल कर सकती हो, फ्यूचर बता सकती हो। तो स्पीक देन टू मी नादर बैक नॉट फॉर योर फेवर नॉट योर हेट, कि मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे ना फेवर से डरता हूँ ना हेटरेट से डरता हूँ। तो उसको वो इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकती, मगर एट द सेम टाइम मैकबेथ को जो है वो कहते हैं कि लेडी मैकबेथ जो है उसका, अब यहाँ पे मैकबेथ के पॉइंट में ही आप एक चीज़ गौर करेंगे कि मैकबेथ के दिल में वो पहले से कॉन्सेप्ट्स मौजूद थे। वो ये नहीं था कि मैकबेथ जो है बादशाह को कत्ल नहीं करना चाहता था और सिर्फ लेडी मैकबेथ के कहने पे कत्ल किया, वरना वो ये बात ना करता कि स्टार्स हाइड योर फायर्स लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। तो वो ये बात कभी भी ना करता कि स्टार्स अपनी आग को छुपा लो और मेरी ब्लैक और डीप डिजायर्स जो उनको देखने नहीं दो। तो इसी तरह से दूसरी तरफ जो आप देखते हैं कि वो कहता है कि डियर सर व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर, कि तुम क्यों इतना डर रहे हो, जो चीज़ें तुम्हें इतना फेयर फीलिंग आ रही है, तुम उससे डर क्यों रहे हो। अब दो चीज़ें आप देख सकते हैं कि विचेस दो चीज़ों को जानती थी। वन वॉज कि द न्यू कि मैकबेथ जो है थिन ऑफ ग्लाम्स है, पहले से था वो। कॉर्डोर जो है बादशाह ने बता दिया था, ये उस वक्त जो थी ये हीथ पे थी, एक बेबान इलाके में थी, और फिर उस वक्त बादशाह ने ग्रीट किया। मैकबेथ जंग से जो है जंग भी जारी थी और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसने जो है उसको कत्ल कर दिया हुआ था, वो जो आके सार्जेंट बताता है। तो उस वक्त बादशाह ने जो टाइटल से उसे जो है नवाजा
थेन ऑफ कॉडोर से, तो वो कॉडोर भी उन्होंने बता दिया, दैट शैल बी किंग ईयर आफ्टर बाद में कहा उन्होंने। तो बादशाह वो बन जाता है जिस तरह के भी मीन से बने, और वो एक जगह पे कहता है कि अगर तकदीर ने मुझे ऐसे यहाँ तक ले आई है तो तकदीर मुझे आगे भी लेके जाएगी, मगर वो उसके लिए कहता है कि मैं पेन क्यों लूँ, वाई शुड आई डू दैट, मैं क्यों उस चीज़ के लिए जो है वो अपने आप को पेन में डालूँ। तो उस वक्त लेडी मैकबेथ जो है उसे फोर्स करती है कि तुम जो है क्यों जो है इस तरह कर रहे हो, तुम जो है उसे कत्ल करो। तो शी ऑब्वियसली सेज के आर यू मैन या वट एवर, बार बार इस तरह की बातें करती है कि जब तुम कर लोगे तो सिर्फ तभी तुम मर्द होगे और फलां, तो वो कत्ल कर देता है। अब कुछ लोगों के नज़दीक जो है लेडी मैकबेथ इज़ द फोर्थ विच, कि चौथी जो जो विच है वो लेडी मैकबेथ है, कि उन्होंने तो अपना फ्यूचर बता दिया मगर लेडी मैकबेथ ने उससे फोर्स किया कि जाके वो काम कर, जबकि विचेस ने नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि फोर्थ विच जो है शी इज़ द फोर्थ विच। बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि विचेस का कहीं एंड तक भी रिमोर्स नहीं दिखाया जाता है, दे आर क्वाइट हैप्पी, मगर लेडी मैकबेथ शी स्टार्ट्स फीलिंग बैड मैनी टाइम्स सी, तो विच के कहलाने के लायक नहीं बनती है वो। इसी तरह से फिर आप देखते हैं उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो हैकेट है उसका रोल क्या है, कि वो मज़ीद जो है उसको बढ़ावा देती है, वो मज़ीद कहती है कि उसको आप जो है पूरी तरह तुम तबाह करो। अब यहाँ पे एम्बिग्विटीज़ की बात आती है कि वो ऐसी बातें करती हैं जिससे मैकबेथ जो है वो सेटिस्फाइड भी हो जाए, मगर उसकी डूम जो है ये डाउनफॉल उसका नज़दीक आ जाए। तो वो उससे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं, और वो उसको जो है बेन आमवुड की बात करती हैं कि बेन आमवुड जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैकबेथ को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता है। इसी तरह से जो कोई किसी औरत से पैदा हुआ होगा वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता या वट। तो मैकबेथ जो होता है उसमें बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता था जो कि मैंने पूछा था उस वक्त जब मैं एज अ स्टूडेंट इसको पढ़ रहा था, कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैंने कहा कि इसमें तो विचेस ने कहा था कि फ्लियंस जो है उसका बेटा बैंको का, ही विल बी द किंग, मगर यहाँ पे है कि जो वो बैंको को हेल करती हैं कि lesser than Macbeth yet greater, not so happy yet much happier, thou shalt get kings though thou be none, so all hail Macbeth and Banquo, so Banquo and Macbeth all hail, कि तू तो बादशाह नहीं बनेगा, तेरी औलाद बादशाह बनेगी। मगर आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं कि जितनी भी prophecies, if you take into consideration all the prophecies which have been given by the witches, तो कहीं भी उनकी कोई भी prophecy गलत साबित नहीं होती till the end of the play। बेन आमवुड चल के आता है, मैकटफ के बारे में जो प्रोफेसी की जाती है, बिवेयर मैकटफ, मैकटफ के हाथों मारा जाता है। नन ऑफ वुमेन बॉर्न जो है विल हार्म मैकबेथ, मार देता है, मैकटफ ही होता है। बेन आमवुड आके सारी जो भी प्रोफेसीज उन्होंने की थी दे जस्ट कम ट्रू। फ्लियंस का जहाँ तक ताल्लुक था, उन्होंने कहा कि बैंको तो बादशाह नहीं बनेगा, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, हैप्पियर इस तरह से कि उसके जो बच्चे हैं वो बादशाह बनेंगे। और 8 किंग्स के बाद जो है लास्ट किंग दिखाते हैं तो वो बहुत लंबा एक जो है ना वो लाइन लगी हुई होती है लोगों की जो कि उसके बेटे बादशाह बनने हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड अब मॉल्कम जो है उसको दिखाया कि ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर किलिंग मैकबेथ, मगर उसके आगे की जो स्टोरी है उसमें हो सकता है कि फ्लियंस देन कम्स बैक, वापस आ जाए और उसके बाद जो है आके बादशाह का इसी तरह से क्लोज हो जाए, क्योंकि बैंको का बेटा था, जनरल का बेटा था, उसे पोस्ट मिल जाए एंड ही मर्डर्स समबडी या कुछ भी हो, और उसके बाद जो है उसका फिर लाइन चल पड़े, या बादशाह के बाद जो है वो बन जाए, किसी भी तरह बादशाह की औलाद नहीं होती है या कुछ भी नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा बहादुर आदमी को दे दिया जाता है, या कुछ भी जो भी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। तो उसमें ये दिखाया गया कि फ्लियंस भाग गया, उसका मरना नहीं दिखाया गया। अगर मरना दिखाया जाता फ्लियंस का, देन ये होता कि वो प्रोफेसी जो है वो पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं विचेस गलत साबित हो गई। मगर विचेस कहीं भी गलत साबित नहीं होती इस पूरे के पूरे प्ले में। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि 3 विचेस का जो रोल है इसमें मैकबेथ के अंदर, इस पर ज़रूर क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं समटाइम्स पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने इस विचेस के कैरेक्टर्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करना है। और इसमें कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि विचेस के नाम नहीं बताए गए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कौन सी विच क्या है, कौन सी विच ज़्यादा पावरफुल है, सब जो है अपनी तरफ से दिखाई है कि दे आर ऑल पावरफुल। और आप ये देखते हैं कि वो अकेली कभी भी अपीयर नहीं होती हैं, दे आर टुगेदर ऑलवेज, तो काइंड ऑफ
सिस्टरहुड है उनके दरमियान में, और उनके दरमियान में कोई क्लैशेस आपको कहीं पर भी नहीं दिखाए जा रहे हैं. हाँ, हैकेट जो है उनको डांटती ज़रूर है कि तुमने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया. How did you dare to trade in traffic with Macbeth in the affairs of death. जो भी है, तो किस तरह से तुमने जो है उनके साथ जो है वो डेथ के अफेयर्स में, और उसमें तुमने किस तरह से उसके साथ जो है मैकबेथ के साथ तुमने इंटरफियर करने की कोशिश की. तो उस पर ज़रूर उनको जो है वो बुरा भला कहती है, बट स्टिल दैट्स अनदर क्वेश्चन. अब बैंकों का जो रोल है, बैंकों भी उसी तरह से जनरल था आर्मी में. तो इट इज़ स्ट्रेंज यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो कट थ्रोट्स हैं, यानी कि जो मर्डरर्स हैं, वो जाके बैंकों को, एक इतने बड़े जनरल को आराम से मर्डर कर दें. बहरहाल धोखे का कत्ल है, असैसिनेशन है किसी तरह से, कि उसको जो है वो लाइट बंद कर देते हैं और फ्लां या व्हाटएवर जो है अंधेरे में मारते हैं या कुछ छुप के खड़े हुए हैं. तो बहरहाल ही डाइज. और फ्लियंस जो है भाग जाता है. वो कहता है जी फ्लियंस जो है वो क्यों नहीं बनाया गया, फ्लियंस जो है भाग गया तो उसका नहीं बताया गया. तो भाई हर चीज़ का नहीं बताया जा सकता है. प्ले का नाम आप जहन में रखें कि इट्स द प्ले अ ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, या आपको सिंपल मैकबेथ की शक्ल में जो है वो शॉर्ट फॉर्म जो है उसकी मैकबेथ आपको मिल जाएगी. मगर अगर आप कंप्लीट हुआ है विलियम शेक्सपियर जो है, अगर आप उसकी जो है वो बुक देखें तो उसमें अ ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ जो है इसका पूरा नाम है प्ले का. तो यहाँ तक होपफुली बात क्लियर हो गई होगी. उसके बाद जो है एंडिंग की बात आ सकती है कि एंडिंग किस तरह से हुई है, कि वो जो है हार नहीं मानता है, घुटने नहीं टेकता है उसके सामने, जाहिर है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हीरो साबित करने की कोशिश कोई करता है. बाज़ लोग जो है, हमारे जो प्रोफेसर होते थे, उन्होंने ये बात की थी कि क्योंकि वो घुटने नहीं टेकता एंड तक, इसलिए वो जो है हीरो का उसको जो है वो टाइटल मिल जाता है. बट आई डाउट इट के सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से आप किसी को हीरो का टाइटल दे दें कि उसने घुटने नहीं टेके या हार नहीं मानी है. तो ऑन दी अदर हैंड क्लॉडियस कौन सा घुटने टेकता है, हार मानता है इन हैमलेट, तो उसको तो आपने हीरो का टाइटल नहीं दिया. तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है. तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एक तो यही है कि मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, और उसके अलावा जो है इसमें जो है रोल ऑफ द विचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है समटाइम्स. और बस इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ज़्यादातर यूजुअली जो चलते हैं. और बाकी जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल पे क्वेश्चन आ सकता है कि ईवल क्या है, ईवल की सिग्निफिकेंस क्या है, ईवल किस तरह से जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर. और दूसरा ये कि लैंग्वेज पे आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से, शेक्सपियरियन लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन आ सकता है. यूज़ ऑफ जो है उसमें पैराडॉक्सेस हैं, नहीं हैं, सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं. या अब यहाँ पे जो आप जब इंटरव्यूज़ देने के लिए आते हैं एमफिल के, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि मेटाफर क्या होता है. मेटाफर वन थिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स. और यहाँ पे अक्सर बच्चे जो इस दफ़ा भी एमफिल इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जब उनसे मेटाफर की जो है बहुत कॉमन डेफिनेशन है, मेटाफर की डेफिनेशन पूछी गई, तो उन्होंने सिमिली की डेफिनेशन बता दी कि एज या लाइक का इस्तेमाल. तो जहाँ पे एज या लाइक का इस्तेमाल होगा कि एज ब्रेव एज फ्ला, तो वो सिमिली हो जाएगी. या ही इज़ लाइक, तो वो सिमिली हो जाएगी. मेटाफर क्या होगा कि जहाँ पे आप किसी चीज़ को कह दें कि ही इज़ अ लायन, तो ये मेटाफर हो जाएगा. ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, या ही इज़ लाइक अ लायन. एज ब्रेव या लाइक, ये दोनों जो है सिमिली भी आएंगे. और मेटाफर क्या होगा, डायरेक्टली आप उसको कंपैरिजन में ले जाएं. तो ये दोनों चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है. और पैराडॉक्स क्या होता है, टू ऑपोजिट और डिसिमिलर आइडियाज़ गोइंग साइड बाय साइड टुगेदर. ये मेरा लिटरेरी थ्योरी में सारी चीज़ें मौजूद हैं. आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल से लिटरेरी थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. लिटरेरी थ्योरी याद रखें कि या आप जब फॉरेन एजुकेशन में जाएंगे, आप पाकिस्तान में या कहीं भी आप जो हायर एजुकेशन में जाएंगे एमफिल्स या PhDs करने के लिए, तो लिटरेरी थ्योरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आपको वो सीखनी पड़ेगी, आपको उसको कमांड हासिल करनी ही पड़ेगी. मैंने जितनी आसान में कर सकता था मैंने करके तो लेक्चर्स दे दिए. आप वो भी सुन लेंगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज काफ़ी आ जाएगा. चाहे आप CSS करने जाएँ, कहीं जाएँ, तो लिटरेरी थ्योरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आप इसके बगैर चल ही नहीं सकते हैं. तो उसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सुन लें लिटरेरी थ्योरी को. और इसके अलावा जो है बाकी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली के जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, बट यूजुअली वो क्वेश्चंस इतने आते नहीं हैं.
फिर इसी तरह से कि शेक्सपियर जो है वो पैट्रियार्कल है या मैट्रियार्कल है, कि वो औरतों को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है या मर्दों को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह के आप जो है फिर उसमें देखते हैं, गौर करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी डायमेंशन बनी है। फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं चीज़ों को, कि कितना शेक्सपियर जो है उसकी राइटिंग्स कितनी फेमिनिस्ट हैं या कितनी जो है वो पैट्रियार्कल है, कि वो मेल सोसाइटी को या मैन को जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, औरतों को वीक दिखा रहा है। मगर लेडी मैकबेथ जो है, शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता है कि वो कम्प्लीटली जो है वो मर्दों को वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मर्द जो था वो थोड़ा पीछे हट रहा था और जो औरत थी वो उसे जो है ज़्यादा फोर्स कर रही थी, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है मैकबेथ की नस्बत। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो आपको कोई भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है या आप कुछ भी बात करते हैं तो यू हैव टू गिव एग्जांपल्स आइदर फ्रॉम द टेक्स्ट और फ्रॉम क्रिटिक्स, तब आप जाके अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्रिटिक्स ने भी जो बात की हुई होती है वो भी टेक्स्ट को ज़ेर नज़र, टेक्स्ट को जहन में रखते हुए बात की हुई होती है, तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। तो क्रिटिक्स की बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने एसी ब्रेडली को कोट किया कि एसी ब्रेडली ने कहा कि उसमें जो है वो डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, या डार्कनेस जो है सारे बैड सीन्स जो हैं या जो ईवल सीन्स हैं वो डार्कनेस में होते हैं। तो उसके आप जब गौर किया तो वैसा ही निकला। तो ये दैट शोज़ कि क्रिटिक ने जो है वो उसको ऑब्जर्व करके बात की है। तो ये जो है जब आप नोट डाउन करते हैं क्रिटिक की बात को और उसको फिर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यू रियलाइज़ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, कई जगहों पे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं क्रिटिक्स के साथ। जिस तरह से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के लेक्चर्स देते हुए मैंने आपको बताया होगा, आप जाकर उनको सुन सकते हैं कि वहाँ पे डिसएग्री भी कर सकते हैं क्रिटिक्स के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ एग्री ही करें, आप अपना कोई पॉइंट सामने लेके आ सकते हैं और उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों को कोई मज़ीद कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, एंड आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड I request you to do like this particular channel and subscribe to it, and press like button and press the bell icon कि कोई नई वीडियोस जो भी आती हैं तो so that you might come to know about them. और उसके अलावा जो है कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो यू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चाहे आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन। जितना भी टाइम मुझे मिलेगा तो एज मेनी क्वेश्चंस आई कैन आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और मगर ये है कि टाइम की कमी की वजह से हो सकता है मैं जल्दी ना दे पाऊँ, बट सूनर और लेटर आप मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा था एंड आई हैव नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई नोटबुक पे लिख लूँ। बहरहाल अगर कोई आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चैनल जो है फंड रेजिंग के लिए बनाया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे ईसॉप्स फेबल्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज उससे आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स और एक्सप्रेशन वगैरह और जो है स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। वो मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ। और ईसॉप्स फेबल्स को भी, डिफरेंट पोइम्स को, तो आपको तरीका आ जाएगा पढ़ने का। उसका तरीका ये है कि आप, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ आपको, कि आप जब वीडियो प्ले करते हैं तो राइट साइड पे आपको देखेंगे, जब क्लिक करेंगे सिंपल स्क्रीन को तो वहाँ पर जो वीडियो प्ले हुई है तो राइट साइड पे 3 डॉट्स आ जाएंगे। आप उन डॉट्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे जो है वो ऑप्शंस में कैप्शंस की ऑप्शन आएगी। आप कैप्शंस को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश सब टाइटल्स जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसको ऑन कर देंगे तो ईसॉप्स फेबल्स जो हैं वो नीचे जो है वो सब टाइटल्स की फॉर्म में आनी शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि कंप्यूटर रीड कर रहा होता है तो ये प्रॉपर्ली टाइप तो नहीं हुए होती, जैसे तलफ़ुज़ है उसके हिसाब से रीड कर रहा है, तो कहीं कहीं कंप्यूटर से मिस्टेक भी हो जाती है। तो वहाँ पे फिर ये होता है कि वो गलत वर्ड जो है वो लिख देता है, मगर ज़्यादातर ओवरऑल गलत नहीं लिखता। तो आप एक दफ़ा ये कीजिए कि उसको पढ़ लीजिए और नेक्स्ट टाइम जो है उसको साथ साथ आप रीड आउट करने की कोशिश करें, जिस तरह से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ये ब्रिटिश एक्सेंट पर मैंने पढ़ी हुई है और या आपका एक्सेंट जो है बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना दे दें इसको तो आप देखेंगे कि विद इन नो टाइम योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। तो आपकी बहुत जल्दी इंग्लिश इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपको नए नए वर्ड्स पता लगेंगे, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होगी, तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसका लिंक जो है मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको जो है वो सब्सक्राइब करना चाहें तो डू सब्सक्राइब इट एंड हेल्प यू अ लॉट। तो आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में, ब्रिटिश एक्सेंट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा ये चैनल। और वो 1-1, 2-2 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, 4-4 मिनट्स की, इस तरह से शॉर्ट वीडियोज़ हैं अभी फ़िलहाल।
تو آپ روزانہ جو ہے وہ تقریباً ایک ویڈیو کو 2 دفعہ سن لیں اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلے جائیں، تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے گا۔ تو 8-10 منٹ، 5-7 منٹ، 10 منٹ آپ روزانہ اگر سن لیں تو دیٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ۔ تو میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے اور اس کو سننا شروع کریں، اور اس کو اپنا ٹارگیٹ بنا لیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے آپ نے 10 منٹ صرف اس کو سننے کو، لسننگ سکلز امپروو کرنے کے لیے، اسپوکن، ایکسپریشن، ایکسینٹ، پروننسیشن یہ امپروو کرنے کے لیے آپ نے 10 منٹ دینے ہیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔